दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 10वीं का साइंस के 80 प्रश्न को देखेंगे जो कि 2026 के एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, प्रश्न संख्या 1 से 80 में से केवल 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का चयन करें यानी उत्तर दें। चुने गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न के सही विकल्प को चुनें एवं उसे अपने OMR आंसर शीट में रंजित करें। OMR शीट में दिया रहेगा, उसमें आपको घेरा देकर भरना होगा। तो घेरा दिया रहेगा, उसमें सिर्फ भरना होगा। तो चलिए यहाँ पर अब क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान है। विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो विद्युत धारा का मान यानी समझ लिए 60 सेकेंड 120। तो यहाँ पर 2 एम्पियर आंसर होगा, इसका 2 एम्पियर आंसर हो जाएगा। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? किस में नहीं होता है? तो कुंडली में नहीं होता। ये आप लोग ध्यान में रखेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान होगा, परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा तो यह बहुत अधिक हो जाता है। शॉर्ट सर्किट करता है तो उसका मान बहुत ही अधिक हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज फैराडे ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है, एक उत्तल लेंस होता है। तो एक उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है और अवतल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है। सूर्य तथा अन्य तारों के विशाल ऊर्जा के स्रोत है। क्या स्रोत है? तो यह नाभिकीय संलयन है। तो नाभिकीय संलयन से ही तारों एवं सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है, इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? दर्पण सूत्र कौन सा होता है? तो दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f, या 1/u + 1/v + 1/f, ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो लेंस का फार्मूला हो जाएगा। तो इसमें दर्पण का सूत्र हो जाएगा 1/v + 1/u बराबर 1/f। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल का प्रभाव कहाँ देखा जा सकता है? तो टिंडल का प्रभाव जंगलों में देखा जा सकता है, जो कि बहुत ही वहाँ पर जो गरजता है ना, वही टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह अपवर्तन का सिद्धांत है। यह अपवर्तन का सिद्धांत है। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन का सिद्धांत है। यह अपवर्तन पर का सिद्धांत है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तारों का टिमटिमाना किसका सिद्धांत है? तो यह अपवर्तन का सिद्धांत है। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनाने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र पर रेटिना पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है, अवतल लेंस का आवर्धन यानी एम बराबर होता है। तो एम बराबर क्या होता है? तो एम बराबर होता है, आवर्धन बराबर होता है v/u होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? f बराबर r/2 या r बराबर 2f। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर मानव नेत्र में क्या पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तर लेंस होता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मानव लेंस में उत्तर लेंस होता है। मानव नेत्र में उत्तर लेंस होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? तो मानव नेत्र रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान में रखें कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं बता रहा हूँ 2026 के एग्जाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन, जो भी सभी यहाँ पर क्वेश्चन बताऊंगा वह सभी इंपॉर्टेंट होगा।
तो यहाँ पर लिखा है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? नहीं है तो लकड़ी है, गोबर गैस है और कोयला भी है। नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर लिखा है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है? तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कोयला है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लकड़ी और गोबर गैस ये जीवाश्म ईंधन का स्रोत नहीं है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रकाश स्रोत की ये डिफिनेशन है ये, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? तो वह लाल रंग का होता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो 1 वाट कहते हैं। आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा है चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या लगता है, क्या होता है? तो चुंबकियों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर प्रतिकर्षण होता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो दोनों अगर दक्षिण ध्रुव का है तो उस दोनों में, या उत्तर ध्रुव का है तो दोनों में प्रतिकर्षण होगा। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर विपरीत रहेगा, सजातीय मतलब एक, अगर यहीं विपरीत लिख देगा तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कर्षण होता है। ऐसे अगर सजातीय है तो प्रतिकर्षण होता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर लिखा है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या किसमें परिवर्तित कर सकता है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। यहाँ पर लिखा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर भी होता है। डायोप्टर नहीं दिया रहेगा तो मीटर के पावर -1 होता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला प्रतीत होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यहाँ पर लिखा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की। यहाँ पर लिखा है प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। वस्तु के बराबर होगा तो समतल होगा, छोटा होगा तो उत्तल होगा और बड़ा होगा तो अवतल होगा। तो ये आप लोग ध्यान में रखेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समतल हो जाएगा। बराबर है तो समतल, छोटा है तो उत्तल और बड़ा है तो अवतल। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर लिखा है 1 किलोवाट बराबर होता है। 1 किलोवाट बराबर होता है, तो 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ऐसे हो जाएगा। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर लिखा है एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो मतलब इसका सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम एसिटिक अम्ल। तो ये आप लोग ध्यान रखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ट्रिक से ए, तो यहाँ पर भी ए, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो कितने सुर होते हैं? तो संगीत के 7 सुर होते हैं। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। भारतीय संगीत प्रणाली में तो 7 सुर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है। उपचयन की गति हो जाती है तो धीमी हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है, कैसे हो जाती है? तो धीमी हो जाती है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये यहाँ पर लिखा है नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर
कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है यानी उजला होता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिए। समीकरण यहाँ पर दिया है CaCO3 ऊष्मा यहाँ पर निकल रहा है CaO प्लस CO2, किस प्रकार का समीकरण है? तो किस प्रकार का समीकरण है? यह वियोजन अभिक्रिया, यह वियोजन अभिक्रिया था, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि CaCO3 उसमें निकला है तो CaO प्लस CO2, यह वियोजन अभिक्रिया था, आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो यौगिक का नाम Fe3O4 है, उस यौगिक का नाम Fe3O4 है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है? तो हमारे शरीर में pH 7 से 7.8 तक काम करता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा ये आप लोगों के लिए। 7 से 8, 7 से 7.8 तक काम करते हैं, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? तो बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र NaHCO3 होता है, तो आप लोग ध्यान रखिए, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। यहाँ पर लिखा है निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक, इस निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो निम्न में से CaCl2 यह आयनिक यौगिक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, CaCl2 यह आयनिक यौगिक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो ऑक्सीजन से संयोग, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो यह सोना ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोने को कितने कैरेट से व्यक्त किया जाता है? तो शुद्ध सोना को 24 कैरेट से व्यक्त किया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, तो यह वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति 0.03% है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र H2SO4 हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र H2SO4 होता है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। कार्बोक्सिल एसिड समूह कौन है? कार्बोक्सिल एसिड समूह कौन है? तो ये -COOH सी देकर यहाँ पर -CO है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर लिखा है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है, ओजोन के एक अणु में परमाणुओं की संख्या 3 होती है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियाँ होती है? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, कितने आवर्त होते हैं या क्षैतिज पंक्तियाँ होती है, तक कितने होते हैं? तक यहाँ पर उत्तर हो जाएगा इसका 7 होते हैं, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, 7 होते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो 7 होते हैं। सल्फेट आर्द्र हाइड्रेट या हेमिडाइट्रेट का अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम इसका अन्य नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका अन्य नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होता है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। 1 पिकोमीटर बराबर कितने मीटर के बराबर होता है? 1 पिकोमीटर बराबर कितने मीटर के बराबर होता है? तो यह 10 के पावर -12 मीटर होता है, 1 पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -12 मीटर होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एथेनॉल, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या कहलाता है? एथेनॉल का क्रियाशीलक मूलक है, इनमें से कौन एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है? तो यह -OH है, OH है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है,
तो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो बायोगैस CH4 होता है। CH4 यानी मीथेन, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है? पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? तो निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। तो इनमें से निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल CH3COOH है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दुर्बल अम्ल CH3COOH है। कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, कार्बन एक अधातु है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन में बनता है। तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन में जाइगोट बनता है, जाइगोट का निर्माण होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? किसी जीव की जीनी रचना जीनोटाइप कहलाते हैं, जीन पर रूप या जीनोटाइप कहलाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है, तो तृतीय उपभोक्ता सर्प होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो यह एनीमिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की मृज्जीवी विधि होती है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि मृज्जीवी पोषण होता है कवक में। ऑक्सीन है, ऑक्सीन क्या है? ऑक्सीन एक हार्मोन होता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ऑक्सीन एक हार्मोन है। ऑक्सीन क्या है? तो ऑक्सीन एक हार्मोन है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है, तो मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया था, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा। भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को कहते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? तो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलग्न को जैगोट या जिन प्रारूप कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन न दिया है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है? एकलिंगी पादप का उदाहरण पपीता होता है। एकलिंगी पादप का उदाहरण पपीता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एकलिंगी पादप है यानी पुष्प पेड़ है? तो यह पपीता हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है, ईस्ट और हाइड्रा में होता है, आप लोग ध्यान रखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो यह गंदा जल में उत्पन्न होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस जल में उत्पन्न होता है? डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस जल में उत्पन्न होता है? तो वह साफ जल में उत्पन्न होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं, तो ऊर्जा को उत्पादक ग्रहण करते हैं, उपभोक्ता ना। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं उपभोक्ता, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी है। एटीपी क्या है? तो यह एक
एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, तो यह एक ऊर्जा का वाहक भी है, ऊर्जा का संग्राहक भी है, ऊर्जा का सिक्का भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस सभी कहते हैं इसको, एटीपी को, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को। सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, सपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल दोनों आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो शुक्राणुओं का मोचन शुक्रवाहिका में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। शुक्राणुओं का मोचन शुक्रवाहिका में होता है। ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। तो ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। तो आनुवांशिक गुणों का संदेश डीएनए अणुओं में होता है, डीएनए अणुओं में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है तो डीएनए अणुओं में होता है। एक नर हार्मोन है, एक नर हार्मोन है। तो इसमें से एक नर हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन एक नर हार्मोन है। शुक्राणु का निर्माण होता है, ये आप लोग एक नर हार्मोन है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो इसका टेस्टोस्टेरोन उत्तर हो जाएगा। शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है? आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। तो आनुवंशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आनुवंशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। तो किसके द्वारा होता है, कैसे होता है? तो यह विसरण द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन कैसे होता है? तो यह विसरण द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या है, मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। तो फाइनली हमारा यहाँ पर 80 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो आप लोग इस वीडियो से 1 से 2 बार रिवीजन जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें मैंने जो भी क्वेश्चन बताया है वह 2026 में आने की संभावना है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।